आप तमाम मेरे इस वीडियो को देखने वाले गुरुजनों, छात्रों एवं मौलाना आजाद से संबंधित जानकारियां हासिल करने वाले सभी व्यक्तियों को एक बार पुनः वेलकम करता हूं। आज हम लोग यहाँ मौलाना आजाद की कहानी के 9वें सीरीज में देखेंगे। इसके पहले हम लोग 8 सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं और 9वें सीरीज में हम देखेंगे कि साइमन कमीशन का बहिष्कार मौलाना आजाद के साथ में कैसे कैसे किया गया, या मौलाना आजाद जो है साइमन कमीशन के बहिष्कार में कौन से रोल अदा किए। इन तमाम बातों का यहाँ हम जिक्र करेंगे। आप धैर्य से इसे देखते रहें और अंत तक पूरे वीडियो को देखें, और देखने के साथ आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। जैसे आप जान रहे हैं कि मौलाना आजाद जो है अपने देश के प्रति बहुत तरह के योगदान को दिए हैं, बहुत तरह के कार्यों को किए हैं, और अलग अलग कार्यों के रूप में आज यहाँ हम 9वें सीरीज में जैसे साइमन कमीशन का बहिष्कार मौलाना आजाद किस प्रकार से कर रहे हैं, इस पे हम आपसे बातें करने का प्रयास कर रहे हैं कि साइमन कमीशन का जब बहिष्कार किया गया, या साइमन कमीशन जो थे जब भारत में उनका आगमन 1928 ईस्वी में हुआ। जैसे डेट को याद रखेंगे, 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन का आगमन हमारे भारतवर्ष में होता है, तो यहाँ देखा जाता है कि जो भी हमारे राष्ट्रवादी होते हैं, राष्ट्रवादी नेताओं के रूप में इनका एक तरह से बहिष्कार करने का काम करते हैं, क्योंकि साइमन वापस जाओ का नारा पर देश के प्रत्येक कोने में यह गूंजने लगता है और हर जगह पे आप देखेंगे कि काले झंडे से उनका स्वागत किया जाता है। साइमन का स्वागत के रूप में काले झंडा, और काला झंडा का मतलब आप समझ रहे हैं कि काला झंडा जो होता है यह विरोध का प्रतीक होता है, और विरोध के प्रतीक में अगर किसी व्यक्ति का या किसी राजनेता का या किसी राष्ट्रवादी नेता का अगर काले झंडे से स्वागत किया जाए तो आप समझिए कि वहां उसका बहिष्कार किया जा रहा है। और इस तरह से उन्हें काले झंडे से देश के प्रत्येक कोने कोने में बहिष्कार किया गया, और मौलाना आजाद भी यहाँ बहिष्कार करने में कहा जाता है कि एक तरह से बहुत अच्छे समर्थक के रूप में जाने गए, और अच्छे समर्थक के रूप में रहे कि वे बहिष्कार करने के समर्थन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाए। इस घटना को समझने के लिए यहाँ इसके लिए अगर हम पृष्ठभूमि को जानना चाहते हैं तो यह बात एक आवश्यक हो जाता है, हम लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन थी, ब्रिटिश संवैधानिक जो नियम थे, इसमें सुधार करना बहुत ही जरूरी था। और इस सुधार के लिए जैसे आप यहाँ समझेंगे कि प्रशासन संबंधी कई तरह की अंग्रेजी हुकूमत की गड़बड़ियां थी, और ऐसे कानून पारित किए गए थे जिसमें इसके माध्यम से संवैधानिक सुधार किए गए, और भारतीयों को, जो भी भारतीय थे सभी भारतीयों को यहाँ पे शासन से जोड़ने के अंग्रेजों द्वारा उपाय करने का प्रयास भी किया गया कि सभी को शासन से जोड़ने का प्रयास किया जाए। इस तरह के प्रबंध अंग्रेजों के द्वारा किए जाने का एक पहल था। जैसे आरंभिक चरण में आप देखेंगे कि आरंभिक चरण में जो विधान पारित किए गए थे, जो नियम यहाँ पे बनाए गए थे, वैसे नियम में वे हम कह सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में जो अलग अलग सन में या अलग अलग समय में इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में इसे पारित किया गया था। और इस इंडियन काउंसिल एक्ट में जैसे आप इस क्रम में देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट में जैसे 1871 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1871 ईस्वी रहा है, पुनः आप देखेंगे कि 1892 ईस्वी रहा है, फिर आप देखेंगे 1909 ईस्वी रहा है, और इसके मुख्य रूप से जितने डेट अभी बताए गए, यह मुख्य रूप से आप देखेंगे इसमें कि विधायिका में भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व हुआ करता था, इसको बढ़ाने और विधायिका के प्रति कार्य करने में उनकी भूमिका को और शक्ति में वृद्धि करने का प्रयास भी किया गया था। लेकिन भारतीय जो थे, भारतीयों को यहाँ कार्यपालिका अर्थात हम एक्सिक्यूटिव पावर के रूप में कह सकते हैं, कार्यपालिका नामक शक्ति में जो भी शक्ति थी, इससे संबंधित शक्ति इन्हें प्रदान नहीं की गई थी। भारतीयों को एक्सिक्यूटिव पावर नहीं दिया गया था, यह सिर्फ दिखावे मात्र का यह रह गया था। और अगले चरण में जो 2 विधान बनाए गए, उस विधान में आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसे कहा जाता है कि जो अगले चरण के 2 विधान बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, इनका क्रम आप देखेंगे कि 1919 ईस्वी का रहा। इसके बाद आप देखेंगे कि 1935 ईस्वी में रहा। तो 1919 और 1935 ईस्वी जो था, इनके माध्यम से पहली बार भारतीयों को यहाँ कार्यपालिका शक्तियां प्रदान करने का कार्य किया गया। पुनः इस शक्ति के माध्यम से 1919 ईस्वी का जो
यहाँ नियम तैयार किया गया था, इस नियम में भारतीयों की जो स्वशासन थी अथवा भारतीयों के द्वारा जो यहाँ स्वराज्य की मांग उठाई गई थी, उसको आंशिक रूप से यहाँ अंग्रेजों के द्वारा माने जाने का काम किया गया, या पूर्ण रूप से नहीं माना गया, आंशिक रूप से माना गया। अर्थात कुछ मांगों को पूरा कर लिया गया और ज्यादा मांगों को पूरा नहीं किया गया। तो आंशिक रूप से मांगों को पूरा करने का अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा प्रयास किया गया। इससे यह व्यवस्था की गई भारतवर्ष में कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है, वैसे ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों में स्वशासन लागू किया जाए, और स्वशासन लागू करने के साथ यहाँ प्रशासन से संबंधित जो बातें थी, प्रशासन से या प्रशासनिक संबंधित जो विभाग थे, इस विभागों को दो अलग अलग नाम देने का काम किया गया। और ये दो अलग अलग नाम इस प्रकार से थे जिसमें हम कह सकते थे, एक को आरक्षित कह सकते थे और दूसरे को हस्तांतरित कह सकते थे। यानी अलग अलग विभागों के रूप में एक आपका आरक्षित के रूप में हुआ करता था, दूसरा हस्तांतरित के रूप में होता था। ऐसे दो विभागों में इसको बांटने का काम किया गया। महत्वपूर्ण विषय जो होते थे, जैसे आप वित्त के विषय समझ सकते हैं, प्रशासन के विषय समझ सकते हैं, ये आरक्षित श्रेणी में रखे गए थे। जिनको ब्रिटिश शासन जो थी, ब्रिटिश व्यवस्था जो थी, यहाँ ब्रिटिश गवर्नर जो थे, उनके अधिकारियों की सहायता से यह संचालित करने का कार्य किया जाता था। यह भारतीयों के हाथ में नहीं था, क्योंकि यह अंग्रेजों के द्वारा संचालित करने का प्रयास किया जा रहा था या संचालित करने का कार्य किया जा रहा था। हस्तांतरित विषय में जैसे कुछ ऐसे विषय होते थे, जैसे शिक्षा का विषय हो गया, स्वास्थ्य का विषय हो गया, स्थानीय स्वशासन जैसे विषय यहाँ आते थे। इन पर भारत के जो मंत्री थे, वैसे मंत्रियों का नियंत्रण इस पे दिया गया था। ब्रिटिश अधिकारी जो भी थे हमारे देश में, ब्रिटिश अधिकारियों ने इस नियम के द्वारा, या जो नियम पारित किया गया था, इसके द्वारा स्वराज की मांग को संतुष्ट करना चाहता भारतीयों के प्रति, कि वो संतुष्टि दिखा दें कि आपके मांग को हमने पूरा करने का प्रयास किया। मगर राष्ट्रवादी इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि राष्ट्रवादी इस बात को समझ रहे थे कि अंग्रेज जो है यह कुछ, जिसे हम कह सकते हैं कि लॉलीपॉप के रूप में कुछ थमा दिए थे। और इस लॉलीपॉप को हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, इस बात को भली भांति समझ रहे थे। इस विधान में सुधार के लिए और नए नए कई तरह के प्रस्ताव पर विचार करते हुए, इससे अगर हम कहें कि विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में, जैसे आप देखेंगे कि ऐसे अध्यक्ष के रूप में सर जॉन जो साइमन हुआ करते थे, उन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हीं के नाम पर तो ये आयोग जो था, साइमन कमीशन कहलाने का काम किया। इस आयोग का नाम ही रखा गया साइमन कमीशन, साइमन आयोग। भारत में जो राजनीतिक वातावरण था, ऐसे राजनीतिक वातावरण में आप पाएंगे कि 1928 ईस्वी तक एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था, या एक नई ऊर्जा यहाँ भर दी गई थी जब साइमन कमीशन का यहाँ गठन किया गया भारतवर्ष में। तो साइमन कमीशन के गठन करने के साथ साथ यह भी उम्मीद सभी के अंदर, सभी भारतीयों के अंदर यह उम्मीद जग गई थी, और सभी लोग मन ही मन बहुत ही संतुष्ट थे कि इसके द्वारा संवैधानिक सुधार की अनुशंसा की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, यह सिर्फ दिखावे मात्र का था। क्योंकि जब इसमें किसी भारतीयों को अगर शासन के संदर्भ में, जब भारतीयों को सदस्यता नहीं मिलती है, तो जैसे ही भारतीयों को सदस्यता नहीं मिलती है, तब भारतीयों को सही बातों का ज्ञान हो जाता है। और सब सही बातों के ज्ञान होने के साथ अंग्रेजों के जो खोखलापन नियम होते हैं, इस खोखलापन नियम का ज्ञान भारतीयों के अंदर समझ में जब आ जाती है, तो साथ ही आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार जो है, यहाँ ब्रिटिश सरकार क्या करती है, उस ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों का एक तरह से अविश्वास लग जाता है। अर्थात भारतीय व्यक्ति जो हैं, भारतीय जो यहाँ के मूल निवासी हैं, अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना प्रकट कर लेते हैं। विश्वास ही नहीं होता है कि अंग्रेज सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार का यहाँ पे निर्णय जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ कांग्रेस ने ही लिया था, क्योंकि इस आंदोलन के तहत आप यह बात समझ सकते हैं कि इस आंदोलन में मौलाना आजाद ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। मौलाना आजाद ने भी अपनी भूमिका को एक तरह से सर्वोपरि कहा जाए तो इन्होंने अपना दिखाया था, क्योंकि ऐसे भूमिका के रूप में उन्होंने ऐसी भूमिका निभाया कि पंजाब की स्थिति को देखें, सीमांत क्षेत्र के मुसलमानों की स्थिति को समझें, तो इससे भाग लेने वाले जो भी थे, सभी के सभी लोगों को इन्होंने प्रेरित करने का बहुत ही प्रयास किया था, और इन्होंने प्रेरित किया भी था। कांग्रेस जो थे, कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ मिलकर एक तरह से जो वैकल्पिक कमीशन था, इस कमीशन का गठन मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में करने का कांग्रेस ने प्रयास किया था। और इसके साथ इस विशेष रूप से अगर हम यहाँ देखेंगे कि भारतीयों के विचार जो हैं, इस विचार को जानने एवं संवैधानिक जो सुधार हैं, ऐसे सुधार के दृष्टिकोण से ही गठित करने का कार्य यहाँ
भारत में करने का कार्य किया गया। मौलाना आजाद उस समय इनकी एक सोच बनी हुई थी और सोच इस प्रकार की थी कि, और सोच के साथ साथ इनकी एक सहमति भी थी कि कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। इनकी सोच और इनकी सहमति कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित भी हुआ। जब मौलाना आजाद के द्वारा भी एक तरह से नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया और उसे मंजूर किया गया, तो मुस्लिम लीग का एक वैकल्पिक प्रस्ताव जैसे भारत में था वह बिल्कुल प्रभावहीन हो गया, क्योंकि मौलाना आजाद के योगदान से ही यहाँ नेहरू रिपोर्ट जो था प्रभाव में आ गया और यहाँ मुसलमानों का जो एक तरह का जो वैकल्पिक प्रस्ताव था वह बिल्कुल प्रभावहीन भारत में दिखने लगा। मौलाना आजाद ने धर्म के आधार पर कई प्रकार के पृथक यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया का भी खंडन करने का भी कार्य किए हैं, और जब पृथक निर्वाचन का खंडन इनके द्वारा किया गया है और एक धर्म के बाद एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नींव को मजबूत करने में इनका सराहनीय योगदान रहा है, और इन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में मानने का भरपूर प्रयास भी किया है। और इस तरह से आज हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि साइमन कमीशन के बहिष्कार में मौलाना आजाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसके बाद अगले सीरीज में हम फिर अगले मौलाना आजाद के विषय वस्तुओं को लेकर आएंगे। तब तक आज के लिए आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद।